नमस्कार विद्यार्थियों, जागृति क्लासेस में मैं बलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। 11th क्लास के इतिहास के बारे में बात करेंगे और 11th क्लास के इतिहास में पहला पाठ हम लोगों ने प्रारंभ कर लिया था, विश्व की प्राचीन सभ्यता। और विश्व की प्राचीन सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ा था इस सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, सभ्यता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है। हम लोगों ने पढ़ा जो तौर तरीके हैं उन तौर तरीकों को सभ्यता नाम दिया गया, लेकिन संस्कृति में भी हम तौर तरीकों के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो सभ्यता जो है वो होगा भौतिक स्वरूप या बाह्य स्वरूप, और संस्कृति जो होगा वो होगा आंतरिक स्वरूप या मानसिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो अगर हम सभ्यता के बारे में बात करें तो इसमें उन तौर तरीकों को लेंगे जो हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं और जिन्हें महसूस कर सकते हैं, जैसे बर्तन, वस्त्र, घर इत्यादि इत्यादि। संस्कृति की बात करें तो उसके रीति रिवाज कैसे थे, उसके विचार कैसे थे, वो किस प्रकार से सोचता था, ये सारी की सारी घटनाएं जो होगी वो किस में आएगी, वो सारी की सारी क्रियाकलाप संस्कृति में आएंगे। आज उसी को हम आगे लेते हुए मनुष्य के विकास का जो कालक्रम की यात्रा हम लोगों ने आरंभ की थी, उसी यात्रा को हम आरंभ करते हुए पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पाषाण काल, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, इस पाषाण काल को बांटा गया है 3 भागों के अंदर। ये पाषाण काल 3 भाग कौन कौन से होंगे? इस पाषाण काल के 3 काल में होंगे। सबसे पहले तो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद में आता है मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण के बाद में आएगा नव पाषाण काल। सबसे पहले इस पाषाण काल का अर्थ समझो। ये पाषाण काल क्या होगा? ऐसा पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। और काल का अर्थ क्या होता है? समय। ऐसा समय जिसमें मानव घर प्राकृतिक रूप से पत्थरों के, भोजन करने के लिए जो बर्तन वो भी पत्थरों के, शिकार करने के लिए जो हथियार वो भी पत्थरों के, यानी कि जितने भी मनुष्य के, चाहे शिकार करने के हो चाहे अपने जीवन में काम आने के लिए हो, वो सारी की सारी जो चीजें होगी वो सारी की सारी चीजें किससे बनी हुई होगी? पत्थर की। तो उस पत्थर के काल को क्या कहा जाएगा? उस पत्थर के काल को यहां पर पाषाण काल कहा जाएगा। और उस पाषाण काल में सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल के बारे में बात करें तो उस पूरा पाषाण काल के अंदर वो क्या करता था, जैसे ही उसको जिस रूप में भी पत्थर के टुकड़े उसको मिलते थे, उन पत्थर के टुकड़ों को उसी रूप में वो इस्तेमाल कर देता था। पत्थर से बने हुए औजारों में 4 प्रमुख औजार होंगे। 4 प्रमुख औजार कौन कौन से औजार? उन 4 औजारों के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आएगा कुठार। कुठार के बाद फिर आएगा गंडासे, और गंडासे के बाद में आएगा शलकर। यह कुठार किसे कहा जाएगा? कुठार के बारे में बताया गया है ऐसा भाग जो वस्तु को काटने या कुचलने के काम आ रहा है, जो वस्तु को काटने या कुचलने के काम आता हो उसे कहा जाएगा कुठार। गंडा से किसको कहा जाएगा? गंडा से कहा जाएगा मांस काटने के लिए काम आने वाले औजार को। मांस काटने के काम। और शलकर किसको कहा जाएगा? शलकर कहा जाएगा ऐसे पत्थर, ऐसे भाग जो उनको छीलने के काम में आते थे। ये शलकर क्या होते थे? ये शलकर बहुत अधिक पतले व इनके किनारे जो होते थे वो किनारे होते थे सर्वाधिक तीखे। शलकर पतले और इनके किनारे जो होते थे वो तीखे। ये क्या काम करेंगे? ये किसी वस्तु को छीलने का कार्य करेंगे। कुठार
तीन प्रकार के हम पढ़ेंगे, इसमें आएंगे पत्थर के औजार। और पत्थर के औजारों में कुठार, गंडासे और सलकर। कुठार को एक प्रकार से कहें तो वर्तमान का हम कह सकते हैं इसको हथौड़ा। गंडा से एक तरह से हम कहें तो इसको हम कहेंगे कोई चीज काटने के लिए जो काम, वैसे तो चाकू भी काम में आता है, लेकिन चाकू काटने के साथ साथ में छीलने के काम भी आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, काटने का काम करेगा। एक तरह से हम कहें तो छेनी, पत्थर को तोड़ने के काम में जो आती है छेनी, वो छेनी की तरह ये हथियार हुआ करते थे। शलकर क्या होंगे, चाकू की तरह होंगे, पतले भी होंगे, दोनों किनारे होते थे, वो दोनों किनारे उसके तीखे होते थे। तो इस पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल के अंदर वो मनुष्य जैसे पत्थर मिलते थे उन पत्थरों को उसी रूप में काम में ले लेता था। मध्य पाषाण काल के अंदर उसने उस पत्थर के औजारों में धीरे धीरे परिवर्तन करना प्रारंभ किया। अब परिवर्तन करना प्रारंभ किया तो क्या किया, यहां जो मिलते थे वो बनाता नहीं था, स्वयं नहीं बनाता था, खुद नहीं बनाता था, खुद नहीं बनाता था। चट्टानों के टूटने फूटने से जो नुकीले पत्थर होते थे उनको उसी रूप में वो काम में ले लेता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में उसने धीरे धीरे औजार बनाने प्रारंभ किए। अब यहां उसने जो औजार बनाने प्रारंभ किए वो औजार किस प्रकार के बनेंगे, वो औजार बनेंगे बड़े बड़े और कठोर खुरदरे जैसे। और नव पाषाण काल के अंदर उन्हीं औजारों का जो आकार होगा वो आकार कैसा हो जाएगा, छोटा, और छोटे के साथ साथ में खुरदरे की जगह अब हो जाएंगे वो चिकने। उनके ऊपर वो घिसकर पॉलिश करके उनके ऊपर अलग अलग प्रकार की नक्काशी करके उनको नया नया रूप देने का कार्य उसके द्वारा किया जाएगा। धीरे धीरे उसने जानवरों की हड्डियों से, जो जानवर हुआ करते थे मृत जानवरों की हड्डियों से उसने आभूषण और औजार बनाने प्रारंभ किए। अब उस मनुष्य को लगा कि मेरे इन पत्थर के औजारों से शिकार का कार्य सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो उसने सर्वप्रथम धनुष और बाण बनाना सीख लिया। और धनुष और बाण के साथ साथ उसने एक और औजार बनाया है भाला। इस धनुष और बाण से जब उनके पास में पत्थर के औजार हुआ करते थे तो वो फेंक कर ज्यादा दूर तक मार नहीं सकते थे। अब धनुष बाण और भाला आने पर ये अपने शिकार को दूर से ही शिकार को अपने जाल में फंसाकर उसको मारकर शिकार प्राप्त करके अपना पेट भरने का कार्य कर सकते थे। धीरे धीरे उन्होंने धनुष को अपने सबसे उपयोगी हथियार मान लिया। फिर हम जब उत्तर पाषाण काल की बात करें, देखो मैंने आपको जब पहली क्लास ली थी तो मैंने आपको दो शब्द याद रखने के लिए बोला था। मैंने कहा एक तो उत्तर और एक पूर्व। पूर्व का मतलब तो क्या होगा, पूर्व का मतलब तो होगा पहले और उत्तर का मतलब होगा बाद में। पूर्व का मतलब पहले और उत्तर का मतलब बाद में। क्या मतलब निकलता है इसका, देखो जैसे पाषाण काल लिखूं मैं तो पाषाण काल को बांट देता हूं मैं दो भागों में। एक काल तो हो जाएगा पहले का और एक जब ये पाषाण काल खत्म होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग 11th क्लास के विद्यार्थी हैं, अगर मैं बात करूं आपके विद्यालय जीवन का ये कौन सा काल है, पूर्व काल है या उत्तर काल है, तो आपके विद्यार्थी जीवन के काल के बारे में जब बात करूं तो ये काल आपके विद्यार्थी जीवन का उत्तर काल होगा। क्योंकि स्कूली विद्यार्थी जीवन का जो काल है, स्कूली जीवन का जो काल है, वो काल क्या हो रहा है, खत्म। 11th तो गई समझो, पीछे एक साल बचा है 12वीं का, और 12वीं के बाद कहां स्कूल, फिर आप किस में आ जाओगे, कॉलेज में। तो आपने नर्सरी क्लास से लेकर या पहली क्लास से लेकर अब तक की जो यात्रा की उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। पहली से छठी तक एक भाग और फिर 7वीं से 12वीं तक दूसरा भाग। तो पहली क्लास से लेकर छठी क्लास का जो भाग होगा वो तो स्कूली विद्यार्थी जीवन का कौन सा काल होगा, पूर्व का काल। और 7वीं से 12वीं तक का जो काल होगा वो काल कौन सा काल होगा, उत्तर काल यानी बाद का
काल, जो अंत काल है, जो अंतिम या समाप्ति की ओर जा रहा है, ऐसा ही इस पाषाण काल के खत्म होने पर धीरे 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 पाषाण काल से मनुष्य आगे धातु की ओर बढ़ना प्रारंभ हो रहा है। तो जब ये पाषाण काल समाप्ति की ओर था, इस पाषाण काल के अंत में या लास्ट में, पाषाण काल के लास्ट में मनुष्य ने सामुदायिक जीवन प्रारंभ कर दिया था। यह सामुदायिक जीवन क्या होता है, आइए सामुदायिक जीवन को जानते हैं। समूह के साथ में उसने रहना सीख लिया। जंगलों में पहले अकेला विचरण करता था, लेकिन उसको जंगली जानवरों से हमेशा भय बना हुआ रहता था। धीरे धीरे जब बुद्धि विकसित हुई तो उस मानव ने सोचा क्यों ना संघ बनाकर समूह में रहा जाए, और संघ बनाकर जब समूह में रहा जाएगा तो स्वयं को और अधिक सुरक्षित किया जा सकेगा। तो ऐसी स्थिति में उस मनुष्य ने यह सामुदायिक जीवन प्रारंभ किया। कब, किस काल में? तो यह प्रारंभ हुआ है उत्तर पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल में इस सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई। मनुष्य झुंड बनाकर अपने समूह के साथ में भोजन सामग्री ढूंढने का कार्य करना प्रारंभ हुआ। देखो अभी रहेगा कहां, रहने का स्थान जो होगा उसका वो वही प्राकृतिक आवास होगा, वही गुफाएं, प्राकृतिक स्थल अभी रह वही रहा है, लेकिन अब समूह के साथ में मिलकर वो शिकार के साथ साथ संग्रहण का कार्य प्रारंभ कर देगा। कौन सी चीजों का संग्रहण करेगा? वनों से प्राप्त वस्तुओं का, जंगलों से जो वस्तुएं प्राप्त हो रही है, उन जंगलों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का अब उसके द्वारा समूह में एक साथ मिलकर संग्रहण किया जाएगा। अब उसे ज्ञात हो चुका था कि अगर मैं अकेला इधर उधर घूमता रहा तो मेरा जीवन आसानी से व्यतीत नहीं हो पाएगा। अगर मुझे आसानी से जीवन व्यतीत करना है, मुझे लंबे समय तक जीवित रहना है, तो मुझे समूह के साथ में रहना होगा। और उसने समूह के साथ में रहना प्रारंभ कर दिया। ये जो समूह थे, ये समूह कैसे थे? ये समूह अस्थायी निवास पर आधारित थे। अस्थायी निवास पर आधारित कैसे थे? ये ज्यादा समय तक एक जगह पर नहीं रहते थे। ज्यादा समय तक एक जगह नहीं रहते थे। ये समूह ऋतु के आधार पर, ये समूह ऋतु के आधार पर या मौसम के आधार पर अपना स्थान परिवर्तन कर लेते थे एक जगह से। देखो सबसे पहले तो अकेले ही रह रहा है, अकेला भटक रहा है। अकेला भटकता भटकता उसने समूह में रहना प्रारंभ किया। समूह में रहते रहते उसने अस्थायी समूह बनाए। आज यहां है, गर्मी आएगी अलग जगह चला जाएगा, बरसात आएगी फिर अलग जगह चला जाएगा, सर्दी आएगी फिर किसी और स्थान पर अपना ठिकाना बना लेगा। इस तरह से ये ठिकाने परिवर्तन कर रहा था। इस पाषाण काल में उस मनुष्य ने अपनी निजी संपत्ति नहीं बनाई थी। सारा संसार उसका था, ना ये चीज मेरी है ना, सब संपत्ति पर सबका अधिकार उसको। आज यहां रह गया, जैसे आज आपको अपने घर छोड़कर कोई जाने के लिए बोले कि यहां से आप किसी और जगह चले जाओ, जाने के लिए तैयार हो जाओगे? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर हमारा मालिकाना अधिकार है, हम उसे अपनी निजी संपत्ति समझते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे घुमंतु लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर घूमते रहते हैं। पूरा भारत उनका है। आज उन्होंने यहां डेरा लगाया, थोड़े समय बाद कहीं और उनका डेरा होगा। इस तरह से वो अपने डेरे को क्या करते हैं, एक गाड़ुलिया लवार हुआ या ये जो और कुछ जातियां होती, वो जातियां क्या करती, एक स्थान पर टिककर नहीं रहती है, ये स्थान परिवर्तन करती रहती है। तो ठीक इसी तरह पाषाण काल में भी जो मनुष्य था, उस पाषाण काल के मनुष्य ने एक जगह से दूसरी जगह पर स्थान परिवर्तन करना चाहा। उसने किसी भी स्थान को अपनी निजी संपत्ति बनाई नहीं। निजी संपत्ति का उसको ज्ञान भी नहीं था। अभी उसमें निजी संपत्ति की भावना भी विकसित नहीं थी।
यहां तक कि इस पाषाण काल में उस मनुष्य में स्त्री और पुरुष में भी कोई अंतर, हां शारीरिक रूप से जरूर भिन्न थे, शारीरिक संरचना उनकी अलग अलग थी, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि मैं पुरुष हूं और ये स्त्री है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व की जो भावना है, ये काम पुरुषों का होना चाहिए, ये काम महिलाओं का होना चाहिए। अरे खाना बना रहा है, ये क्या औरत है, लड़की है जो खाना बना रहा है, ये तो लड़कियों का काम है, वो वाली बात उन लोगों में नहीं थी। या कमाने का काम या शिकार ढूंढने का काम है वो पुरुष करेंगे, महिला नहीं, सब काम सब लोग किया करते थे। वही शिकार पुरुष करने जाएंगे और पुरुषों के बराबर बराबर उस समय महिलाएं भी रहती थी। तो पाषाण काल के लोगों में ना तो उस समय निजी स्वामित्व का भाव है, निजी संपत्ति की कोई भावना उन लोगों के मन में नहीं है, ना उन लोगों में स्त्री पुरुषों में अंतर के बारे में जानकारी है, और ना उस समय किसी प्रकार की कोई सामाजिक असमानता थी। सब लोग बराबर समाज में, मेरा पद बड़ा तेरा पद छोटा, तू छोटी जाति का मैं बड़ी जाति का, ऐसा उस समय कुछ भी नहीं होता था। सामाजिक रूप से समरूप, एक रूप, बराबर, सब समान हैसियत वाले, सब बराबर बराबर एक दूसरे का सहयोग करने वाले, ना उन लोगों में संपत्ति को लेकर विवाद, ना उन लोगों में स्त्री पुरुष को लेकर लैंगिक असमानता का कोई विवाद, और ना ही उनमें सामाजिक ऊंच नीच का किसी प्रकार का कोई विवाद हुआ करता था। पाषाण काल की कला के बारे में बात करें तो क्या उस पाषाण काल में वो मानव कला से जानकारी रखता था, कला से जानकारी प्राप्त थी? तो पाषाण कालीन कला के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो हमें पाषाण काल के कई सारे कला के नमूने देखने को मिलते हैं। और ये पाषाण कालीन जो कला के नमूने देखने को मिलते हैं, ये कहां मिलेंगे? देखो, मैं आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब अपनी किताब या कॉपी लेके बैठते, और स्पेशली रफ कॉपी, आपके हाथ में रफ कॉपी आई नहीं और आपने उस रफ कॉपी में अपनी कलाकारी शुरू की नहीं, छोड़ो इसको भी, कॉपी भी नहीं है, पेन हाथ में पड़ा है, बेंच पे बैठे हो, और बेंच पे आप क्या करोगे? डिजाइन बनानी शुरू करोगे, अपना नाम लिखना शुरू करोगे, जो जो आपके दिमाग के अंदर कुछ मादी आती रहेगी वो सारी की सारी आप उस कला को कहां दिखाना प्रारंभ करोगे? लड़कियां होंगी तो क्या करेगी? बेंच पे बैठी बैठी मेहंदी की डिजाइनें बनानी शुरू करेगी, कुछ रंगोलियां बनानी शुरू करेगी, अपनी कॉपी में रंगोलियां बनानी, यानी बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो हमको करना ही है। तो उस समय का पाषाण काल का जो मानव था, वो पाषाण कालीन मानव कहां रहता था? वो पाषाण कालीन मानव रहता था इन प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफाओं में, और प्राकृतिक रूप से बनी हुई इन गुफाओं में रहेगा तो वो अपनी जो कला है उस कला को भी कहां प्रदर्शित करेगा? इन गुफाओं में। तो पाषाण कालीन कला कहां देखी जा सकती है? तो पाषाण कालीन कला देखी जाती है इन गुफाओं की दीवारों पर और इन गुफाओं की छतों पर। दीवारों और छतों पर उसने उन गुफाओं के ऊपर चित्र बनाने प्रारंभ कर दिए। अब चित्र किसके बनाएगा? मिक्की माउस तो बनाने से नहीं रहा, या पबजी का कोई सीन क्रिएट करने से रहा। जो उस समय देखेगा उसी चीज को क्या करेगा? अपनी भावनाओं के द्वारा चित्र के रूप में व्यक्त करेगा। तो क्या देखता था? तो यहां पर उसने शिकार के चित्र बनाए, कई प्रकार के जानवरों के चित्र बनाए। अब देखो, इन चित्रों को देखकर दो प्रकार की बात की जा सकती है। क्या दो प्रकार की बात की जा सकती है? अगर हम किसी प्रकार की कोई कार्य योजना बनाएं, आप हम सब मिलकर बैठ गए, आप हम सब मिलकर बैठ गए और हमें कोई कार्य करना है, तो कोई कार्य करना तो हम क्या योजना बनाएंगे? हम उस योजना के अंदर निर्धारित करेंगे, एक पेज लेंगे, उस पेज के अंदर हम सारा का सारा अपना जो क्रियाकलाप है, फला फला व्यक्ति को ये जिम्मेवारी सौंपी जाए, इस व्यक्ति के पास में ये जिम्मेवारी होनी चाहिए, इसका ये कार्य रूप, या अगर कोई क्षेत्र है तो हम कहेंगे भाई ये एरिया तेरा, तू यहां संभाल, तुझे इधर जिम्मेवारी संभालनी होगी, तुझे इधर और तुझे इधर, और एक जना यहां पर। इस तरह से हम जिम्मेवारियों का वर्गीकरण करेंगे, एक पूरा का पूरा प्लानिंग के द्वारा, एक पूरा का पूरा मानचित्र के द्वारा। तो हो सकता है वो जो पाषाण कालीन मानव गुफा में रह रहा है, उस मनुष्य ने भी
शिकार करने से पहले कुछ योजना बनाने के लिए अपने साथियों के द्वारा उन गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए थे, और गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाकर किस प्रकार से उस जानवर को घेरा जाए, तो शिकार की योजना भी उस चित्र के द्वारा प्रस्तुत की जा रही होगी। एक भाव ये भी। दूसरे कुछ चित्र थे, उस चित्रों के अंदर मृत जानवर को उठाया हुआ दिखाया जा रहा है। उसके बाद चारों तरफ उस जानवर को रखा हुआ, चारों तरफ लोग नाचते हुए मुद्रा के अंदर नजर आ रहे हैं। यथासंभव ऐसा माना गया है कि उन लोगों ने शिकार करने के बाद उस जानवर के मरने के बाद अपने समुदाय के साथ में मिलकर एक उत्सव के रूप में मनाने की कोई चेष्टा की होगी। देखो, पाषाण काल में सिर्फ चित्र मिले हैं, कोई लिपि नहीं मिली है, और ना इनके नीचे कुछ लिखा हुआ है कि उपरोक्त चित्र के माध्यम से हम ये दर्शाना चाहते हैं कि हम उत्सव मना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, बस चित्र मिले हैं, और इन चित्रों के माध्यम से ही हम अनुमान लगा रहे हैं कि उस समय के मनुष्य ने, पाषाणकालीन मानव ने, या तो योजना बनाई होगी, और दूसरे चित्र को देखकर हम कहते हैं कि उसने इन चित्रों के माध्यम से अपने उत्सव को दर्शाया होगा। जो जो उस समय, चाहे वृक्ष हो, चाहे नदियां हो, या पहाड़ हो, या जंगली जानवर हो, इनके चित्र ही दिखाए जाते थे। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग जब छोटे थे तब मिट्टी के खिलौने बनाते थे, बनाए ना आप, हम लोगों ने, सबने। तो वो जो मिट्टी के खिलौने बनाए थे, उन मिट्टी के खिलौने में अक्सर हम लोग क्या बनाया करते थे? उन मिट्टी के खिलौने में अक्सर हम लोग, अगर लड़के हैं तो लड़के तो बना लेंगे ट्रैक्टर और ट्रॉली, यही काम होगा। और लड़कियां तो क्या बना लेगी? गट्टी बना लेगी, चूल्हा बना लेगी, गुड़िया बना लेगी, या रसोई में जो जो काम आते थे बर्तन, बेलन, चकला, कड़छी, प्लेट, ग्लास, कटोरी, ये सारी सारी चीजें मिट्टी से अक्सर बना दिया करते थे हम जब छोटे थे, खेलते थे। क्यों भाई, आपने यही क्यों बनाए? आप में से किसी ने रॉकेट क्यों नहीं बनाया? आप में से किसी ने मिट्टी का लैपटॉप क्यों नहीं बनाया? या कोई मिट्टी का सैटेलाइट क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? यही गट्टी, चूल्हा, ट्रैक्टर, टोली, यही क्यों बनाए? क्योंकि हम रात दिन अपने आसपास में क्या करते थे? इन्हीं चीजों को देखते थे, और जिन चीजों को हम रात दिन अपने आसपास देखेंगे उन्हीं को तो हम खिलौनों के रूप में बनाएंगे। और जिन चीजों को हमने देखा ही नहीं, जिन चीजों को कभी हमने जाना ही नहीं, उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो हम उसकी चित्र किस प्रकार से बनाए, उसके खिलौनों को हम किस प्रकार से आकार दे। तो ऐसे में जो पाषाणकालीन मानव था, उस पाषाणकालीन मानव ने अपने चारों तरफ जिन जिन चीजों को देखा, उन्हीं उन्हीं चीजों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया था। उन्हीं चीजों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया, और वही चित्र आज हम लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। उसने जानवर जो बनाए थे, उन जानवरों में कौन कौन से जानवर थे? उन जानवरों में आएंगे जंगली सांड। देखो, जिन जिन जानवरों से उसका परिचय होगा, उन्हीं जानवरों के वो चित्र बनाएगा। जंगली सांड, घोड़े, रीछ, बारहसिंगा और मेमथो। ये मेमथो क्या होगा? पुराकालीन हाथी। प्राचीन में, पुराने समय में जो हाथी, बड़े बड़े विशालकाय हाथी जो हुआ करते थे, उन हाथियों को क्या कहा जाता था? मेमथो के नाम से जाना जाता था। उन चित्रों को देखने पर मानो ऐसे लगती है कि पूरी की पूरी ये चित्र वीथियां हो। देखो, यहां वीथी शब्द आया है, और वीथी का अर्थ क्या होगा? गली या गलियारा। वीथी का अर्थ क्या होगा? गली या गलियारा। इंग्लिश में अगर हम बोले तो गैलरी, आर्ट गैलरी। आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग आर्टिस्ट जो होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, अपनी खुद की एक आर्ट गैलरी लगाते हैं, उसमें चारों तरफ उनके द्वारा बनाए गए चित्रों को वहां पर सजाया जाता है। तो ऐसा लग रहा है मानो वो जो पूरा पाषाणकालीन मनुष्य था,
उस मनुष्य ने भी गुफाओं की दीवारों और छतों पर ये जो जानवरों के, ये जो शिकार के और ये शिकार के बाद जो उत्सव के चित्र बनाए हैं, मानो वो चित्र ऐसे लग रहे हैं कि उन्होंने भी एक आर्ट गैलरी सजाई हो। पूरी की पूरी चित्रों से उन्होंने विथी यानी गली सजा दी हो। उन चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है उस समय के मनुष्य के द्वारा हाथी के दांत और हाथी के दांत पर भी खुरदरे खुरदरे उसको खोद खोद कर उसके ऊपर कई प्रकार की नक्काशी का कार्य किया गया था। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब पाषाण काल का अंतिम समय आया तो उस पाषाण काल के अंतिम समय में उस समय मनुष्य ने कई प्रकार के हाथी दांत के आभूषण पहनने प्रारंभ, कई प्रकार के जानवरों की हड्डियों के आभूषण और जानवरों की हड्डियों के औजार बनाने प्रारंभ कर दिए थे। अब उस मनुष्य के द्वारा जो हड्डियों के औजार बनाए जा रहे थे, उन हड्डियों के औजारों पर उसके द्वारा की जा रही है, उन हड्डियों को नुकीली चीज से खोद खोद कर नक्काशी, उनके ऊपर सजावट का कार्य किया जा रहा था। तो उसने नक्काशी की। इस बात से एक और चीज हमें पता चलती है। क्या चीज पता चली? कि पूरा पाषाण कालीन जो मनुष्य था, उस पूरा पाषाण कालीन मानव को सौंदर्य का बोध था। देखो, अगर कोई दिमागी रूप से विकसित व्यक्ति हो जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं हो, उसको आप देखते हो बाल बिखरे हुए, बालों में उलझन सी पड़ी हुई, मुंह के ऊपर यूं अंड संट गंदगी लगी हुई, कपड़ों के अंदर तरह तरह की वो मेल से गंदगी दटी हुई, कपड़े फटे हुए, उसको अपने शरीर को सजाने का बिल्कुल भी शौक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। हम लोग बाल एकदम व्यवस्थित किए हुए, कपड़े एकदम साफ सुथरे पहने हुए, क्यों? क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं कौन सी भावना विकसित है? ये सौंदर्यता की भावना विकसित है। कैसे हम खुद को सजाएं, कैसे हम खुद को सुंदर दिखाएं, ये बात जरूर हमारे मन में आती है। और ये बात जब हमारे मन में आती है तो इसका मतलब कौन सा भाव हुआ? सौंदर्यता का भाव हुआ। तो उस समय के मनुष्य ने भी हड्डियों पर जो कलाकारी की, उन हड्डियों पर होने वाली कलाकारी से हम इस बात को स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि उस पाषाण कालीन मनुष्य को भी सुंदरता की जानकारी थी। उसके मन में भी यह सौंदर्यता का भाव था, तभी तो वो हड्डियों को सजा रहा है, तभी तो उसके ऊपर वो सजावट कर रहा है। अगर उसके मन में सजाने की भाव नहीं होती, सजाने की इच्छा नहीं होती, तो जैसी हड्डी है उस हड्डी को उसी रूप में काम में लेता। क्यों? उस हड्डी को और सुंदर दिखाना चाह रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि उसने उसको सजाने का काम किया था। आभूषण भी बनाए। किस किस से आभूषण बनाए उसने? तो उस प्राचीन पाषाण कालीन मनुष्य ने हाथी दांत से, हड्डियों से और अलग अलग प्रकार के पत्थर के टुकड़ों से बनाए हैं उस मनुष्य ने आभूषण। और आभूषण बनाकर उसने खुद को सजाने का कार्य किया। अब खुद को सजाने का कार्य किया, क्या क्या बनाया उसने? उसने समुद्र में होने वाली इन सीपियों से बनाए हार, सीपियों से हार बनाए गए, उसके द्वारा कर्ण फूल बनाए गए, उस मनुष्य के द्वारा दस्तबंद का निर्माण किया गया और इनके द्वारा वो अपने शरीर को सजा रहा है। गले में पहनने के हार, कर्ण फूल और हाथों में अलग अलग प्रकार के आभूषण उसके द्वारा बनाए जा रहे थे। इन सभी आभूषणों को देखकर हम कहेंगे कि हां, उस मनुष्य में सुंदरता का ज्ञान था। भारत में भी ऐसी कई सारी जगह है, उन जगहों पर इन पाषाण कालीन मनुष्य के द्वारा बनाए गए चित्र हमको, और पाषाण कालीन मनुष्य के द्वारा बनाए गए चित्रों को हम क्या कहेंगे? शैल चित्र। क्योंकि ये कहां बन रहे हैं? पत्थर पर चित्र बनाए जा रहे हैं। तो हमें प्राप्त हो रहे हैं ऐसे शैल चित्र। और ऐसे शैल चित्र कहां से प्राप्त हो रहे हैं? ऐसे शैल चित्र प्राप्त हो रहे हैं हमें भीम बेटका से। और भीम बेटका कहां स्थित है? भीम बेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। तो पाषाण कालीन मानव के द्वारा जो शैल चित्र बनाए गए थे, जो गुफाओं या चट्टानों पर जो चित्र बनाए गए थे, इन चित्रों के अस्तित्व भारत में भी है या नहीं है? बिल्कुल भारत में है।
और है तो कहां है, आपके सामने पड़ा। कहां है भारत में शैल चित्र? भारत में शैल चित्र प्राप्त हो रहे हैं इन भीम बेटका में। और ये भीम बेटका कहां स्थित है भारत में? ये भीम बेटका स्थित है भारत के मध्य प्रदेश में। फिर हम बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में। देखो ये जो नवपाषाण काल है, ये पाषाण काल का अंतिम भाग है। नवपाषाण काल। और इस नवपाषाण काल को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संक्रांति काल। संक्रांति का अर्थ क्या होगा? मिलन। दो समय यहां पर मिल रहे हैं। कौन से समय मिल रहे हैं? तो ध्यान देना, यहां पर पाषाण काल का हो रहा है ये अंतिम समय, और पाषाण काल के खत्म होते ही कौन सा काल प्रारंभ हो जाएगा? पाषाण काल के खत्म हो जाए शुरू हो जाएगा धातु युग प्रारंभ। अब धातु युग के प्रारंभ और पाषाण काल के अंतिम, एक बात बताओ मुझे। आपने देखा होगा कि हमारे यहां पर जब ऋतु परिवर्तित होती है, जैसे मान लिया जाए अभी गर्मी चल रही है, और गर्मी चलने के बाद फिर हमारे यहाँ पे नवंबर दिसंबर में सर्दियां प्रारंभ हो जाएगी। अब सर्दी प्रारंभ होगी तो ऐसा होगा क्या कि आज तो कूलर पंखे चला लो और कल से फिर हम लोगों को रजाई निकालनी पड़ेगी। ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब ऋतु परिवर्तन होती है तो धीरे 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 उस मौसम का एहसास होता है, और फिर कई समय निकलने के बाद अचानक सर्दी आती है। या सर्दियां आएगी तो ऐसा होगा, वो आज तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कल से फिर हम लोगों को कूलर पंखे ऐसे सबको चालू करने पड़ेंगे, क्योंकि एक दिन बटन दबाया गर्मी आ गई, बटन दबाया सर्दी आ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। या आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के हाव भाव जो आप तीसरी चौथी में पढ़ते थे, क्या हाव भाव आज वैसे हैं क्या? 11th और 12th के आप विद्यार्थी, और 11th 12th में आते ही धीरे 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 आप में कौन से लक्षण आने लग जाते हैं? वही कॉलेज वाले। ये बटन खुले रखने, अपने बाजुओं को ऊपर तक चढ़ाए रखना, साइडों में से यहां से बाल कटाए रखना, ये सारे के सारे लक्षण क्या होते हैं? धीरे धीरे आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो विद्यालय जीवन का अंतिम समय है, ये कॉलेजी जीवन का यहां से शुरुआत मानी जाएगी। तो ये जो समय होगा, ये समय कौन सा होगा? संक्रांति का काल, मिलन का काल। तो ये जो नवपाषाण काल है, पाषाण काल के 3 भाग हम लोगों ने पढ़े। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये जो नवपाषाण काल है, ये नवपाषाण काल और धातु युग, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। तो सर्वाधिक परिवर्तन जो होंगे, वो सर्वाधिक परिवर्तन कहां होंगे? इस नवपाषाण काल के अंदर। अगर मैं आपको इस क्रांति शब्द का अर्थ पूछूं, देखो आपको आगे क्रांतियां पढ़नी है, मैं क्रांति शब्द का अर्थ पूछूं तो क्रांति का अर्थ क्या होगा? कई लोग क्या बोलते हैं क्रांति के बारे में कि वो जो देश को आजाद करवाने के लिए जो लड़ाइयां लड़ी जाती ना, हथियार उठाकर, उसको क्रांति बोले। नहीं, वो विद्रोह होता है, वो संघर्ष होता है, उसको क्रांति नहीं कहा जाता है। क्रांति किसको कहेंगे? तो क्रांति का अर्थ क्या होगा? क्रांति का अर्थ होगा परिवर्तन। आप लोगों ने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति आदि आदि सुनी होगी। तो ये जो क्रांतियां सुनी होगी, इन क्रांतियों का अर्थ ही क्या हुआ? इन क्रांतियों का अर्थ ही होगा परिवर्तन। तो यहां ये जो संक्रांति का काल है, मिलन का काल है, परिवर्तन का काल है, यहां से बड़ी भारी मात्रा के अंदर नवपाषाण काल के अंदर परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाएंगे। अब यहां क्या क्या परिवर्तन आएंगे वो पढ़ेंगे हम इससे आगे जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर।